बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। 9 महाजों पर ईरानी हमलों का खतरा है। सिपाहियों को गाजा जंग की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस्राएली फौज ने किया इकरार। गाजा में कई जगह हमले, 84% इलाके के लिए तखलिए का हुक्म। दीर अल बला के अक्सा हॉस्पिटल को खाली कर दिया गया। इसराइल ने रफा में जंगी जराइम किए, तहकीकात होनी चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। बलूच दहशतगर्दों को सख्त क़याम देंगे, पाकिस्तानी फौज की वार्निंग। पीर के तशद्दुद की 75 साल में मिसाल नहीं। रशिया के 1300 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया, 600 सिपाही गिरफ्तार। यूक्रेन ने किया दावा। मोदी की पुतिन और बाइडेन से बातचीत, यूक्रेन दौरे के नतीजों से वाकिफ कराया। अमरीकी सदर ने की अमन कोशिशों की तारीफ। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार कविता को जमानत दे दी, कहा सीबीआई और ईडी तहकीकात पूरी हो चुकी हैं। कोलकाता में बीजेपी के सेक्रेटेरिएट मार्च के दौरान झड़पें, कई जख्मी। चारशंबे को 12 घंटे के बंद का ऐलान। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इसराइल ने कहा है कि उसे 9 महाजों से ईरान या उसके इत्तेहादियों के हमले का डर है। इसराइली कैबिनेट के तर्जुमान ने यह बात मानी कि गाजा जंग की वजह से इसराइल को भारी नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं। कैबिनेट के तर्जुमान ने कहा कि सबसे ज्यादा कीमत सिपाहियों के खानदानों ने चुकाई है। 7 अक्टूबर के बाद से इसराइल के 700 से ज्यादा फौजी मारे गए हैं। और उन्होंने कहा कि इसराइली फौज नॉर्थ इसराइल में 62,000 से ज्यादा लोगों को फिर से बसाने के लिए काम कर रही है, जो हिजबुल्लाह के साथ झड़पों की वजह से बेघर हुए हैं। तर्जुमान ने कहा कि हमास ने गाजा में जंगबंदी की कोशिशों को रोका है, लेकिन इसराइल होस्टेजेस की रिहाई के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है। इसराइली मीडिया में और कई लोग कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू सीज़फायर के समझौते की राह में रुकावट बन गए हैं। जंगबंदी समझौते और होस्टेजेस की रिहाई के बारे में पिछले दिनों कतर और इजिप्ट में बातचीत हुई है, लेकिन अब तक इस बातचीत के कोई ठोस नतीजे नहीं निकले हैं। कहा जा रहा है कि इजिप्ट सरहद के करीब एक इलाके में इसराइली फौजों की तैनाती पर बातचीत रुकी हुई है। इस्लामी जिहाद के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा है कि अमेरिका जंगबंदी समझौते में सबसे बड़ी रुकावट है। इस्लामी जिहाद के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अल हिंदी ने कहा कि नेतन्याहू इजिप्ट सरहद के करीब 14.5 किलोमीटर के कॉरिडोर में अपने फौजियों की मौजूदगी पर जोर दे रहे हैं और ये मुतालबा फलस्तीनियों के लिए काबिल कबूल नहीं है। गाजा की दीर अल बला और खान यूनिस में इसराइल के हमलों में मंगल की सुबह कम से कम 20 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। बैतलाहिया में कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने बताया कि इसराइल मेडिकल सेक्टर के लिए फ्यूल देने से इनकार कर रहा है और हेल्थ सेक्टर को ठप करना चाहता है। गाजा जंग के 326 दिन पूरे हो गए हैं। इसराइल की नस्लकुशी जारी है। मंगल के दिन हमलों का एक और भयानक दौर रहा, जिनमें कई फलस्तीनी शहीद और जख्मी हुए। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि कई घरों को निशाना बनाया गया है। गाजा सिटी के जैतून इलाके में 3 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। फलस्तीन की वजारत सेहत ने बताया कि अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 40,476 हो गई है। दीर अल बला के अल-अक्सा हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने बताया कि इसराइली फौजें करीब आ रही हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल को खाली कर दिया गया है। इसराइली फौज ने हालिया अरसे में दीर अल बला में तखलिए का हुक्म दिया है, जिसके बाद से 2.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि इसराइल ने गाजा के तकरीबन 84% इलाके में तखलिए का हुक्म जारी किया है। इस वजह से अब अमलन कोई जगह नहीं है जहां पर फलस्तीनी हिफाजत से रह सकते हैं।
وائٹ ہاؤس نے کہا کہ غازہ جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی کے بارے میں بات چیت جاری رہے گی۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی نے ورچوئل بریفنگ کے دوران میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بات چیت کچھ آگے بڑھی ہے لیکن ایک نقطے پر رکی ہوئی ہے۔ پینٹاگون نے یہ بات مانی ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو حزب اللہ کے حملوں کا جواب دینے کے لیے انٹیلیجنس معلومات دی ہیں۔ پینٹاگون کے پریس سیکریٹری نے یہ بات بتائی، لیکن انہوں نے کہا کہ امریکہ نے سیدھے طور پر حزب اللہ کے خلاف آپریشنز میں حصہ نہیں لیا۔ پریس سیکریٹری پیٹرک رائڈر نے اپنی بریفنگ کے دوران کہا کہ امریکہ کو یقین ہے کہ اس نے مڈل ایسٹ میں اپنی تعیناتی کے ذریعے حالات کو بہتر بنانے میں مدد دی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے رفح میں اسرائیل کے حملوں کے دوران جنگی جرائم کی تحقیقات پر زور دیا ہے۔ ایمنسٹی نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا کہ رفح میں سویلینز کو نشانہ بنایا گیا، خاص طور پر ان سویلینز کو ٹارگٹ کیا گیا جو اسکولوں میں پناہ لیے ہوئے تھے، اور اس طرح کے حملے جنگی جرم ہیں۔ رپورٹ میں 26 میں 2024 کے ایک حملے کا حوالہ دیا گیا۔ اس حملے میں کم سے کم 36 فلسطینی شہید ہوئے تھے، ان میں 6 بچے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 200 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے تھے۔ اسی طرح کے ایک اور واقعے کا بھی حوالہ دیا گیا جو 28 مئی کو پیش آیا تھا۔ اس حملے میں 23 لوگ جاں بحق ہوئے تھے۔ پہلا حملہ بے گھروں کے ایک اسکول پر اور دوسرا حملہ سیف زون میں کیا گیا تھا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے میانمار میں فوج کی زیادتیوں کے بارے میں ایک رپورٹ پیش کی ہے اور میانمار کی فوج اور حکومت پر انسانیت کے خلاف جرائم کا الزام لگایا ہے۔ سالانہ رپورٹ میں کہا گیا کہ میانمار میں فوج نے منظم گینگ ریپس کیے، ٹارچر کیا اور بچوں پر بھی زیادتیاں کی۔ میانمار میں فی الحال فوجی حکومت ہے، ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور کئی لوگوں کو حراست میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ فروری 2021 میں فوجی بغاوت ہوئی تھی اور آنگ سان سوچی کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا۔ کو شروعات کرتے ہیں پاکستان سے۔ پاکستان کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ بلوچستان حملوں کے ذمہ دار دہشت گردوں کو سخت پیغام دے گی۔ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پولیس اور فوج بلوچستان میں دہشت گردوں کا صفایا کریں گے۔ ایک دن پہلے یعنی پیر کو بلوچستان میں الگ الگ مقامات پر حملوں میں 60 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ ایک واقعے میں بلوچ علیحدگی پسندوں نے بسوں سے پنجابیوں کو اتار کر گولی مار دی تھی۔ اس طرح کے واقعات کے لیے بلوچ لبریشن آرمی نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ اس تنظیم کو باہر کے ملکوں خاص طور پر انڈیا کی مدد حاصل ہے۔ نقوی نے کہا کہ ریاست کے چیف منسٹر کافی فکر مند ہیں۔ انہوں نے کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس موقع پر ایک میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پیر کو بلوچستان میں جس طرح کے حملے ہوئے ہیں ایسے حملے پچھلے 75 سال میں کبھی نہیں دیکھے گئے ہیں۔ اس طرح بلوچستان میں علیحدگی پسندی کا مسئلہ دنیا میں نمایاں ہو رہا ہے۔ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے جس کی جڑیں 1947 میں ملتی ہیں۔ اس وقت بلوچستان ایک الگ ریاست تھا جس پر پاکستان نے قبضہ کر لیا تھا۔ انڈین سب کانٹیننٹ سے انگریزوں کے جانے کے بعد بلوچستان صرف 227 دن ہی الگ ریاست رہ سکا۔ اس وقت بلوچستان قلات ریاست کہلاتا تھا۔ بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال صوبہ ہے۔ پاکستان کی حکومت اور علیحدگی پسندوں کے درمیان قدرتی وسائل پر یہ کھینچا تانی ہو رہی ہے۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ پاکستان کے جملہ جغرافیائی علاقے کے 44% حصہ بلوچستان میں ہے۔ یہ صوبہ تیل، سونے، کاپر اور دوسری معدنیات سے مالا مال ہے۔ چائنا بھی اس صوبے میں کافی دلچسپی لے رہا ہے۔ یہ صوبہ پاکستان کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ علاقہ دوسرے صوبوں سے پچھڑا ہوا ہے۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یہی بلوچستان سے گزرتا ہے۔ بلوچستان کی جدید تاریخ 1876 میں شروع ہوتی ہے جب ریاست قلات اور انگریزوں کے درمیان ایک سمجھوتا ہوتا ہے۔ اس سمجھوتے کے تحت قلات کو داخلی خود مختاری دی گئی تھی۔ جب 1947 میں سب کانٹیننٹ سے انگریز چلے گئے، بلوچستان میں 4 دیسی ریاستیں قلات، خاران، ازبیلا اور مکران تھے۔ ان تینوں ریاستوں کے پاس انڈیا یا پاکستان میں شامل ہونے یا آزادی کا آپشن تھا، لیکن قلات کو 1876 کے سمجھوتے کے تحت ایسا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بات چیت کے کئی راؤنڈز ہوئے اور سیاست کے کئی دور ہوئے، جس کے بعد محمد علی جناح نے بلوچستان میں پاکستانی فوج بھیج دی تھی اور 1948 کی بغاوت کو کچل دیا گیا تھا۔ یہ علاقہ ایران اور افغانستان کی سرحد پر ہے۔
यूक्रेन ने कहा है कि वो हालिया दरअंदाजी के बाद 100 रशियन बस्तियों का कंट्रोल हासिल कर चुका है और 1294 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर चुका है। ये दरअंदाजी क्रुस्क इलाके में 3 हफ्ते पहले शुरू की गई थी। यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन 1250 स्क्वायर किलोमीटर इलाके का कंट्रोल हासिल कर चुका है। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ने कहा कि यूक्रेन ने 594 रशियन सिपाहियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान रशिया ने यूक्रेन में कई हमले किए हैं। ताज़ा हमलों में 4 लोग मारे गए हैं। एक दिन पहले खबर आई थी कि रशिया ने बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मंगल को यूक्रेन जंग के बारे में टेलीफोन पर बातचीत की। हाल ही में मोदी ने यूक्रेन का दौरा किया था। मोदी ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन से भी एक दिन पहले बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने पुतिन से टेलीफोन पर बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर अपने यूक्रेन दौरे की तफसीलात से पुतिन को वाकिफ कराया और इंडिया के इस स्टैंड को दोहराया कि मसाइल को बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। पुतिन के साथ बातचीत के दौरान मोदी ने कहा कि इंडिया यूक्रेन जंग का पुरअमन हल चाहता है। दोनों लीडर्स ने इंडिया रशिया खुसूसी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने पर भी बातचीत की। यूक्रेन जंग के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। बाइडेन के साथ बातचीत के दौरान मोदी ने इंडिया अमेरिका स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के ताल्लुक से बातचीत की। सदर बाइडेन ने इस मौके पर मोदी की तारीफ की, जो अमन कोशिशों के हवाले से एक्टिव हैं। दोनों लीडर्स ने आपसी ताल्लुकात के बारे में भी बातचीत की। मोदी और बाइडेन ने मुख्तलिफ आलमी और इलाकाई मसाइल पर ख्यालात का तबादला किया। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार बीआरएस लीडर की एक कविता को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी है। इस केस का ताल्लुक दिल्ली की शराब पॉलिसी केस से है। जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने ये बात नोट की कि कविता तकरीबन 5 महीनों से हिरासत में है और उनके खिलाफ सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तहकीकात पूरी हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कविता को जमानत देने से इनकार के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बर्खास्त कर दिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स में उनके घर से गिरफ्तार किया था। तब से उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया है। सीबीआई ने 11 अप्रैल को जेल में उन्हें गिरफ्तार किया था। कविता ने उनके खिलाफ लगाए गए इल्जामात को रद्द कर दिया है। हाल ही में तबीयत खराब होने पर, खासतौर पर कुछ गायनिक मसाइल की वजह से उन्हें जेल से हॉस्पिटल में रखा गया था। कविता तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। सरकारी वकील ने कविता की जमानत की दरख्वास्त की मुखालिफत की। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू ने कहा कि उनके खिलाफ मुल्ज़िमीन ने सबूत दिए हैं, बयानात दिए हैं और इन बयानात को ही सबूत समझा गया। लेकिन कविता की तरफ से पेश होते हुए वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि सिर्फ मुल्ज़िमीन के बयानात को सबूत नहीं कहा जा सकता। इस दौरान बीआरएस कारकुनों ने कविता को जमानत मिलने पर तेलंगाना के बीआरएस भवन में जश्न मनाया। मरकजी वजीर बंडी संजय ने कविता को जमानत देने के फैसले पर तनकीद की। इस पर एक तनाज़ा पैदा हो गया है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने इस पर तनकीद करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो कविता की जमानत के बारे में वजीर के तबसरे का नोट लें और उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें। बीजेपी ने 4 शंबे को 12 घंटे के बंगाल बंद का ऐलान किया है। कोलकाता में एक सरकारी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के रेप एंड मर्डर पर जमकर सियासत हो रही है। एहतजाजियों और पुलिस के दरमियान मंगल को झड़पों के बाद बीजेपी ने बंद का ऐलान किया। सीबीआई इस केस की तहकीकात कर रही है। झड़पों के दौरान कई लोग जख्मी हुए। बीजेपी ने एहतजाजियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को जालिमाना करार दिया। बंगाल बीजेपी के सदस्य सुकांता मजुमदार ने शहरियों से कहा कि वो मंगल को सुबह 6 बजे से 4 शंबे को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हड़ताल में हिस्सा लें। बीजेपी ने रियासती सेक्रेटेरिएट तक मार्च निकाला था, जिसके दौरान झड़पें हुई। सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर के रेप एंड मर्डर के खिलाफ ये मार्च निकाला गया था। बीजेपी सदस्य जेपी नड्डा ने कहा कि ममता बनर्जी के बंगाल में रेप करने वालों की मदद की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर जवाबी वार करते हुए कहा कि बीजेपी के गुंडों ने जबरदस्ती बैरिकेड्स तोड़ दिए और सेक्रेटेरिएट में दाखिल होने की कोशिश की। इंडिया और ब्राजील ने नवीन जॉइंट कमीशन की मीटिंग में आपसी ताल्लुकात का जायजा लिया और G20 के मकसद हासिल करने के बारे में बातचीत की। ब्राजील फिलहाल G20 का सदर है। ब्राजील ने पिछले साल G20 की सदरत इंडिया से हासिल की थी। वजीर खारजा एस जयशंकर ने ब्राजील की G20 सदारत पूरी होने पर मुबारकबाद दी। जयशंकर और ब्राजील के वजीर खारजा ने जॉइंट कमीशन मीटिंग की सदारत की।
मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में सेक्सुअल हैरासमेंट के इल्जामात का मामला संगीन होता जा रहा है। एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट की पूरी गवर्निंग बॉडी ने बाज अरकान पर सेक्सुअल असॉल्ट के मामलात पर अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफा दे दिया। हाल ही में इस तरह के इल्जामात पर हेमा कमेटी की रिपोर्ट सामने आई थी। एसोसिएशन के सदर और सीनियर एक्टर मोहन लाल और 17 रुकनी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इस्तीफा दे दिया है। एसोसिएशन ने ऐलान किया कि अगले 2 महीनों में जनरल बॉडी की मीटिंग होगी जिसमें नई गवर्निंग बॉडी को चुना जाएगा। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। 9 महाजों पर ईरानी हमलों का खतरा है। सिपाहियों को गाजा जंग की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, इस्राएली फौज ने किया इकरार। गाजा में कई जगह हमले, 84% इलाके के लिए तखलिए का हुक्म। दीर अल बला के अक्सा हॉस्पिटल को खाली कर दिया गया। इसराइल ने रफा में जंगी जराइम किए, तहकीकात होनी चाहिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। बलूच दहशतगर्दों को सख्त पैगाम देंगे, पाकिस्तानी फौज की वार्निंग। पीर के तशद्दुद की 75 साल में मिसाल नहीं। रशिया के 1300 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया, 600 सिपाही गिरफ्तार, यूक्रेन ने किया दावा। मोदी की पुतिन और बाइडेन से बातचीत, यूक्रेन दौरे के नतीजों से वाकिफ कराया। अमरीकी सदर ने की अमन कोशिशों की तारीफ। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार कविता को जमानत दे दी, कहा सीबीआई और ईडी तहकीकात पूरी हो चुकी हैं। कोलकाता में बीजेपी के सेक्रेटेरिएट मार्च के दौरान झड़पें, कई जख्मी, 4 शंबे को 12 घंटे के बंद का ऐलान। ये थी आज की खबरें। खुद दिन इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह।